नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जिस मुद्दे की, वो बड़ा ही संवेदनशील सामाजिक मुद्दा है। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। यही आज का मुद्दा है और अक्सर आप समाचारों में इस मुद्दे के संदर्भ में इसको देखते होंगे, सुनते होंगे। तो आज हम इसी के संदर्भ में देखेंगे और इस देखने के पीछे एक खास कारण भी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो मद्रास उच्च न्यायालय है वहाँ पर एक मामला आया था और उसी के संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय का एक वक्तव्य आया कि केवल बाल पोर्नोग्राफी यानी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको डाउनलोड करना पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध नहीं है। और इसी के संदर्भ में अभी कल द हिंदू समाचार पत्र में आर.के. विज, जो भूतपूर्व एक आईपीएस ऑफिसर्स हैं और इनके लेख अक्सर समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है, और उन्होंने द हिंदू में इस संदर्भ में एक बड़ा लेख लिखा कि डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ एन ऑफेंस। यानी इनका कहना है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करेगा तो वो डाउनलोड करेगा तो उसे देखेगा भी। तो इस संदर्भ में इनका कहना है कि जो ज़मीनी हकीकत है उस दृष्टिकोण से देखें तो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती क्या है, इसके कहने का तात्पर्य क्या है। और चूंकि बात करें तो ये मूल रूप से क्या है कि जो बच्चे हैं, यानी कह सकते हैं कि जो नाबालिग हैं, उनके संदर्भ में जो यौन शोषण होता है, जो यौन दुर्व्यवहार होता है, उसी के संदर्भ में ये पूरा मामला है। तो क्या इसके संरक्षण के लिए सरकार के स्तर पे कोई प्रयास किए गए हैं? तो हाँ, निश्चित तौर पे वर्ष 2012 में इसी के संदर्भ में पोक्सो एक्ट लाया गया था। तो वो भी हम देखेंगे कि आखिर ये एक्ट क्या है, इसकी मूल बातें क्या है, और बाद में वर्ष 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे और अभी हाल में वर्ष 2020 में इस एक्ट में कुछ नए क्लाज भी जोड़े गए हैं। तो ये सारी बातें हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या है। तो सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो बच्चों से जुड़ी हुई जो यौन सामग्री है उसका निर्माण करना, यानी उसका क्रिएशन, उसका वितरण करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी के साथ उसका स्टोर करना, यानी पोजेशन की जो स्थिति है उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और मूल रूप से अगर देखें तो ये एक अपराध है। और किससे जुड़ा हुआ अपराध है? ये नाबालिगों के साथ होने वाला जो यौन दुर्व्यवहार है, ठीक है, यानी सेक्सुअल मिसबिहेव है, उसके संदर्भ में, या कह सकते हैं कि यौन शोषण से जुड़ा हुआ एक अपराध है। और इसी के संदर्भ में चूंकि वर्ष 2012 में क्या है कि इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया, यानी पोक्सो एक्ट पारित किया गया, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी क्या है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम 2012 लाया गया था, उसी में 2019 में संशोधन किया गया और फिर इसको रीडिफाइंड किया गया, यानी पुनः परिभाषित किया गया। वर्ष 2019 के पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो ये एक्ट क्या कहता है कि किसी भी बच्चे से जुड़े हुए जो यौन आचरण है उसका कोई भी दृश्य चित्रण, और दृश्य चित्रण में क्या है कि ये कुछ खास बातें कहता है कि इसमें फोटोग्राफ भी शामिल होगा, वीडियो भी शामिल होगा, और कोई भी डिजिटल जो छवि है, यानी जो डिजिटल इमेज है, उसको भी शामिल किया जाता है। तो वो क्या है कि वो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत ये पूरा शामिल है। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी देखी जाती है तो उसको क्या है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, और इससे जुड़े हुए जो क्या है दंड है, जो दंड का प्रावधान है, वो भी लागू किया जाएगा। और अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो जो आज का ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है,
क्योंकि आज जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से नाबालिगों से जुड़ी हुई जो सामग्री है उसका उत्पादन किया जा रहा है, उसका वितरण किया जा रहा है, उसको कह सकते हैं कि स्टोर किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में एक नया टर्म आया है, वो है ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और ये बड़ा ही तेज़ी से फैल रहा है। अगर हम NCRB जो राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो है अगर उसकी माने तो वर्ष 2022 और 23 में अपने देश में इस प्रकार के चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी है इसके मामले बड़े तेज़ी से फैल रहे हैं, और इसके प्रभाव हमारे सामाजिक या कह सकते हैं हमारे समाज पे पड़ रहा है, और इसके जो प्रभाव हैं वो बच्चों पे बड़े बुरे स्तर पे पड़ रहे हैं, जिससे बच्चे क्या है कह सकते हैं कि वो अवसाद में जा रहे हैं, उनकी जो दैनिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो रही है, बच्चे क्या है कि पैनिक हो रहे हैं, और इसी के साथ उनमें क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या है कि ये हमारे सामाजिक जो समाज है उसमें इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो क्या है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो एक्टिविटी है उसके बारे में जो पोक्सो एक्ट है वो डिफाइन करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि यौन जो अपराध थे, यानी कह सकते हैं कि जो यौन सामग्री है उसके निर्माण, उसके वितरण और उसको स्टोर करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के स्तर पे कौन से प्रयास किए गए। तो देखिए वर्ष 2012 में इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए पोक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 पारित किया गया। ये अलग बात है कि ये एक्ट बहुत पहले ही पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने देश में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी पहले से चलती आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे समाज में जो बच्चे हैं उनका जो यौन शोषण होता है या फिर कहें कि जो यौन दुर्व्यवहार होता है वो उनके आसपास के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा ही होता है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे डिटेल में, लेकिन क्या है कि इसकी सूचना या इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। इस कारण से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो एक्टिविटी है, उनका पता नहीं चल पाता है। तो इसी के संदर्भ में क्या है कि वर्ष 2012 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से बचाने के लिए सरकार के स्तर पे एक एक्ट पारित किया गया, जिसको हम पोक्सो एक्ट बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो एक्ट है इसमें इसके कौन से मुख्य प्रावधान हैं, क्योंकि हमें सारा एक्ट नहीं देखना है, हमें जैसे जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके दृष्टिकोण से कौन से क्लाज इसके महत्वपूर्ण है, या फिर अपने देश का कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के दृष्टिकोण से हमें कौन सी बातें इसकी जाननी चाहिए, उनकी मूल रूप से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो अधिनियम है इसके अनुसार कोई भी यौन हमला, ठीक है, यानी कि कोई सबसे जो कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल ऑफेंस है उसमें उसको सबसे अधिक गंभीर माना जाएगा। इसके संदर्भ में कुछ खास बातें की गई हैं कि यदि कोई बच्चा जिसके साथ इस प्रकार का यौन शोषण या फिर कह सकते हैं कि यौन दुर्व्यवहार हो रहा है, अगर वो मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है, वो मेंटली क्या है कि अनफिट है, यानी अगर जैसे हम बात करें कि कोई व्यक्ति, या जैसे इसमें मूल रूप से क्या है कि ये नाबालिगों के बारे में बात की गई है, तो अगर कोई क्या है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अगर उसके साथ इस प्रकार की घटना होती है, क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चों के साथ जो मानसिक रूप से विकृत लोग होते हैं वो इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं ये अपने बारे में हुए घटना को दूसरों से क्या है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, व्यक्त नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से इनके साथ इस प्रकार की घटना होती है। दूसरी जो बात कही गई है कि इसमें कुछ खास लोगों के बारे में कि अगर उनके द्वारा इस प्रकार के पोर्नोग्राफी या कह सकते हैं कि जो बाल यौन शोषण है, बाल यौन दुर्व्यवहार है, अगर उनके द्वारा किया जा रहा है तो ये संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अब वो कौन कौन से लोग हैं, तो सबसे पहली बात हो रही है कि कोई भी सुरक्षा बल का सदस्य या कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर हैं, अगर वो इस प्रकार की एक्टिविटी में शामिल पाए जाते हैं,
दूसरी बात कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, सिविल सेवक है, तो अगर वो इसमें शामिल पाया जाता है और इसी के साथ बच्चे या कह सकते हैं जो नाबालिग महिला या पुरुष है, ठीक है, उसके साथ जो उसके नज़दीकी या कह सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं, जैसे कोई बच्चा है, उसके परिवार का कोई सदस्य, उसका कोई रिलेटिव, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस बच्चे का यदि कोई टीचर है, उसका कोई डॉक्टर है, या ये भी कह सकते हैं कि अस्पताल का कोई कर्मचारी है, चाहे वो कोई सरकारी या फिर निजी संस्था से जुड़ा हुआ, ये मुद्दा नहीं है। और इसी के साथ अगर कोई पुलिस, कह सकते हैं पुलिस अधिकारी है, या फिर कह सकते हैं कि उसके छोटे स्तर का कोई कर्मचारी है, अगर वो इसमें शामिल पाया जाता है तो इसमें क्या है कि इसको गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि घर परिवार या रिलेटिव जो होते हैं, या फिर जो टीचर्स होते हैं, या जो डॉक्टर्स होते हैं, या उनके आसपास के जो भी कर्मचारी होते हैं, तो बच्चों के साथ इस प्रकार के यौन दुर्व्यवहार करते हैं और उनको ये लगता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी की जानकारी ये दूसरों को नहीं दे पाएगा। और ये ऐसा होता भी है कि अगर मैक्सिमम या अधिकतम मामलों की देखें तो उसमें से बहुत कम प्रतिशत है जिनकी रिपोर्टिंग हो पाती है। और इसी के संदर्भ में जो बाद में इस अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं, उसमें ये कहा गया है कि तत्कालीन जो घटना हुई है, अगर उस समय रिपोर्टिंग नहीं हुई है तो उसके बाद कोई समय सीमा नहीं है। यानी अगर किसी बच्चे के साथ इस प्रकार का सेक्सुअल मिसबिहेव किया गया है तो बाद में भी अगर उसकी जानकारी हो रही, 1 वर्ष 2 वर्ष, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसके बाद भी अगर वो रिपोर्ट करता है तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर क्या होगा, अपराध अगर सिद्ध होता है तो उसको दंड मिलेगा। और दंड स्वरूप क्या है कि उसको कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये प्रावधान आगे हम देखेंगे। अब देखिए, पोक्सो अधिनियम में वर्ष 2019 में कुछ खास संशोधन किए गए। उसमें मूल संशोधन क्या था, वो था इसके सज़ा को लेकर। सज़ा क्या थी कि जो गंभीर मामले हैं, और गंभीर मामलों में क्या है कि मूल रूप से क्या होता है कि बड़े स्तर पे जो यौन शोषण होता है, जैसे वहाँ तक अगर इसके सबसे अधिकतम गंभीर मामला देखें तो वो रेप केस माना जाता है, ठीक है। तो उस संदर्भ में क्या है कि जो पहले सज़ा होती थी, यानी जो भी गंभीर यौन हमले हैं उसके संदर्भ में जो पहले सज़ा 10 वर्ष की थी, उसको बाद में बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। और जो अधिकतम सज़ा अनडिफाइंड था, उसके बारे में ये कहा गया कि जो अधिकतम सज़ा हो सकती है गंभीर मामलों में वो आजीवन कारावास हो सकता है। और कारावास ही नहीं, इस संदर्भ में मृत्युदंड यानी कि फांसी की भी सज़ा दी जा सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर इस प्रकार के मानसिक विकृति के जो लोग समाज में रह रहे हैं वो सुधर जाएं, अपने जो भी सोच है, अपनी जो एक्टिविटी है उसको बदल ले, ताकि समाज में इस प्रकार की जो विकृति या जो सामाजिक समस्या बढ़ रही है वो कम हो पाए। क्योंकि इसमें जो सज़ा है वो कठोरतम रखी गई, यानी कि जो सबसे बड़ी सज़ा कह सकते हैं कि फांसी या फिर मृत्युदंड, वो निर्धारित किया गया है। और इसी के साथ चूंकि अपने देश में क्या होता है कि जो भी मामले कोर्ट में जाते हैं, चूंकि मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी सुनवाई में काफ़ी समय लग जाता है। उसके लिए सरकार ने इस अधिनियम में ये कहा है कि इस प्रकार के जो मामले होंगे उनको अलग प्रकार के न्यायालय नियुक्त किए जाएंगे, यानी उनकी स्थापना का भी प्रावधान किया गया है, ताकि जो मामले आएँ तुरंत उनकी सुनवाई की जा सके, ताकि उसका निवारण तत्काल हो सके। यानी बच्चों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो क्या है, बड़ा ही सख्त है, ताकि जल्दी से जल्दी ऐसे जो पीड़ित बच्चे हैं उनको न्याय मिल पाए। तो ये प्रमुख प्रावधान थे। अगले संदर्भ में देख लेते हैं कि कौन से क्लाज इसके महत्वपूर्ण हैं जो हमें जानने चाहिए। तो देखिए, यौन शोषण के संदर्भ में ये कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर उसे इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी होती है
तो उसका ये कानूनी कर्तव्य है कि उसके बारे में वो जानकारी प्रशासन को दे। और यदि वो नहीं देता है तो इसको क्या है कि इसको अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। और इसके संदर्भ में क्या है कि उस व्यक्ति को 6 माह का कारावास भी हो सकता है। जैसे अगर आपको ये पता चलता है कि इस बच्ची के साथ इस प्रकार का कोई यौन शोषण हुआ है या फिर किसी इस प्रकार की यौन दुर्व्यवहार हुआ है, और अगर आपको पता चलता है उसको आप छुपाते हैं या फिर क्या है कि उसको समाप्त करते हैं, उसको क्या है कि डिस्ट्रॉय करते हैं, इसमें अगर आप शामिल पाए गए तो इसके संदर्भ में आपको दंड भी मिल सकता है। तो ये बात की गई है। इसी के साथ अगर हम देखें तो वैसे लोग क्या है कि जो बच्चों की तस्करी करते हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग होती है, अगर इसमें कोई शामिल पाया गया तो उसे भी क्या है कि अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है और उसके लिए भी क्या है कि दंड के प्रावधान किए गए हैं। और एक और बात की गई है कि इस अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति क्या है कि झूठी शिकायत करता है या फिर कोई असत्य जानकारी देता है तो ये भी क्या है कि ये अपराध की श्रेणी में शामिल है। इसके लिए भी क्या है कि दंड और आर्थिक दंड दोनों चीज़ है। एक तो इसके लिए क्या होगा कि आपको कैद हो सकती है और जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ क्या है कुछ अन्य जो बातें हमें जाननी चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ बातें जो हैं, जैसे इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कुछ आयोगों को क्या है कि नामित किया गया है। 2 आयोग हैं। जो पहला आयोग है वो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो देखिए ये भी आपको थोड़ा सा डिटेल में इस आयोग के बारे में जाकर देख लेना चाहिए कि आखिर ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसको कौन रेगुलेट करता है। और जो दूसरा आयोग है वो है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये दोनों आयोग को क्या है कि इस अधिनियम के रेगुलेशन के लिए, ठीक है, कार्यान्वयन और इसी के साथ सुपरविजन, ये 2 कार्य के लिए नामित किया गया है। अगली जो बात है कि इस संदर्भ में या इस एक्ट के तहत जो नियम बनाने का अधिकार है वो राज्य को प्रदान नहीं किया गया, बल्कि किसको है, ये शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। अगली जो बात है कि इस संदर्भ में लिंग के आधार पर जो बाल यौन शोषण है इसके अपराधियों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि जो यौन शोषण होता है या फिर जो यौन दुर्व्यवहार होता है वो लड़कियों के साथ ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट माने तो लड़के और लड़कियों में लड़कों का जो प्रतिशत है वो 1-2% ही कम है। अपने देश में लड़कियों के बराबर ही लगभग लड़कों का भी यौन शोषण हो रहा है। तो इस आधार पे ये कहा गया है कि इस आधार पे जेंडर के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे यदि कोई पुरुष प्रताड़ित करता है या कोई महिला प्रताड़ित करती है तो दोनों को दंड समान मिलेंगे। और अगर प्रताड़ित व्यक्ति चाहे वो महिला है यानी कि वो बच्चा है या फिर बच्ची है, यानी मेल फीमेल के आधार पर इस अधिनियम में भेदभाव की कोई बात नहीं की गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ इस अधिनियम की धारा 23 के तहत स्थापित विशेष अदालतों के द्वारा यदि अनुमति प्राप्त नहीं है तो संबंधित व्यक्ति या फिर कह सकते हैं कि जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यदि कोई व्यक्ति लीक करता है, कोई संस्था लीक करती है या इस प्रकार का जो भी उससे जुड़ा हुआ संस्थान है, व्यक्ति है या कोई अन्य है, अगर वो लीक करता है तो वो अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और उससे संबंधित जो भी दंड होंगे वो उसे दिए जाएंगे। तो ये हमने देख लिया जो मूल बातें थीं। इसी के साथ जो इसके संदर्भ में इसका संशोधित अधिनियम है, यानी कि वर्ष 2019 में जो पोक्सो एक्ट था उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो उनके जो मूल क्लाज हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे इस अधिनियम में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको रोकने के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे का उपयोग यदि वो अश्लील उद्देश्यों यानी कि कह सकते हैं कि अश्लील सामग्री के निर्माण के लिए करता है तो ये क्या है कि ये एक अपराध है और इसके अंतर्गत क्या है
कि कम से कम 5 वर्ष की सजा उसे हो सकती है, यानी कि कैद हो सकता है। और यही नहीं, कैद के साथ उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है या फिर उसके ऊपर ये दोनों लागू हो सकते हैं। तो ये एक बात कही गई है। और इस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कमर्शियल कह सकते हैं कि उद्देश्यों के लिए अगर इस प्रकार की अश्लील सामग्री के भंडारण या इससे संबंधित कोई एक्टिविटी में शामिल पाया जाता है तो इसके लिए क्या है कि उसको 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की सजा भी हो सकती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। एक दो और पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत बच्चों से जुड़ी हुई जो अश्लील सामग्री है, ठीक है, उसके भंडारण के लिए 2 अन्य अपराध भी जोड़े गए हैं, यानी कि 2 क्लाज और जोड़ दिए गए हैं ताकि ये जो कानून है और सख्त हो जाए, जिससे क्या है कि लोग डरें और इस प्रकार की एक्टिविटी से दूर रहें। जो पहली बात कही गई है कि किसी बच्चे से जुड़ी हुई जो अश्लील सामग्री है उसको यदि कोई व्यक्ति नष्ट करते हुए, उसको हटाते हुए या फिर उसके रिपोर्ट करने में विफल होता है तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। दूसरी जो बात की गई है वो कि ऐसी सामग्री को रिपोर्ट करने के उद्देश्य को छोड़कर प्रसारित करना या प्रचारित करना भी एक संगीन अपराध है। तो ये क्या है कि ये 2 अपराध इसमें जोड़े गए हैं। और अब तक जो हमने देखा कि आखिर जो पोक्सो एक्ट है इसकी मूल बातें क्या हैं, तो चूंकि क्या है कि आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है और इससे जुड़े हुए प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पोक्सो एक्ट के बारे में जो भी मूल बातें हैं उनका ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लेना है ताकि आप जब एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़े तो एक एक पॉइंट आपको याद आए और मूलभूत बातों को आप लिख पाएँ। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसी के साथ जो पोक्सो अधिनियम है इसमें वर्ष 2020 में 1-2 क्लाज और जोड़े गए। अगर उनकी हम चर्चा करें तो बच्चों को रखने वाले जो भी या उनके नियमित संपर्क में आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके संदर्भ में क्लास जोड़ा गया है। और ये कहा गया है कि किसी भी संस्था को बच्चों के संपर्क में आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको अनिवार्य रूप से क्या करना होगा कि पुलिस सत्यापन यानी पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा कि ताकि अगर कोई घटना होती है तो तत्काल उस व्यक्ति से क्या किया जाए, संपर्क किया जा सके और उससे जुड़े हुए जो भी कानून होंगे उसके तहत उसको दंड भी दिया जा सके। दूसरी जो बात है कि ऐसी संस्था को अपने जो भी कर्मचारी होंगे जो क्या है कि बच्चों के संपर्क में रहते हैं तो उनको बाल सुरक्षा और इसी के साथ उनके संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील या कह सकते हैं कि उनको और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए समय समय पर उनको नियमित प्रशिक्षण देना भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये पूरा चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल की गई है, सरकार के स्तर पर इस पर रोक लगाने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं और जो पोक्सो एक्ट है जो इससे संबंधित है उसके जो मूल प्रावधान क्या हैं जो हमें जानने चाहिए। इन सारे बातों को हमने एक जगह जोड़ के देख लिया और ये आपके एग्ज़ाम और कह सकते हैं कि एक सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।